गूगल मीट में यही अच्छा है, कम स्पेस में इंस्टॉल होता है। दूसरी चीज ये कि तुमको ना मतलब उसको ज्यादा वो नहीं करना पड़ता है, आराम से मैं मोबाइल फोन से ही डाउनलोड करता हूँ, वहीं से फिर अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब में, ऐसे ही बैठे बैठे कर कुछ कुछ काम करते करते, और आधे घंटे में, आधे घंटे भी नहीं, 15 मिनट में अपलोड हो जाता है यूट्यूब में। इसीलिए तो सब्सक्रिप्शन ले लिया ना मैं, क्योंकि इतना इजी है। हाँ अभी फ्री चल रहा था, अभी अभी रिसेंटली लिया हूँ सब्सक्रिप्शन। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामने ध्यान देना। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल दिस कट्स ऑफ बाय दिस लाइन। ठीक है, तो सर्कल और ये लाइन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सर्कल बनाते हैं। ठीक है, सर्कल का सेंटर कहां होगा सर्कल बनाने के लिए, ये सोचो कहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा। करेक्ट, तो सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, फिर ओरिजिन को सेंटर लेके एक सर्कल बनाओ। ये काम करो पहले जल्दी से, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक काम करते हैं, लाइन भी बना देते हैं। चलो लाइन, लाइन है x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट टू। बताओ ये वर्टिकल लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी? यस करेक्ट, ये एक वर्टिकल लाइन होगी, तो एक वर्टिकल लाइन बना दो। वर्टिकल लाइन बनेगी कुछ इस तरह की। ठीक है, x इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट टू, ये दोनों चीजें हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन में कौन से रीजन का एरिया पूछा है, वो रीजन देखो, स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट मतलब कौन सा रीजन आएगा, ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा है, जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, ये पूरे पार्ट का एरिया। यस, तो इस पूरे रीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो आप सिर्फ ऊपर वाले रीजन का एरिया निकालो और इंटू 2 कर दो। इस वाले रीजन को मैं R1 कंसीडर करता हूं। ठीक है, सो आपकी स्टेटमेंट बनेगी एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन is equals to 2 times एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1। ठीक है, अब हमारा पूरा फोकस रीजन 1 पे होगा। तो रीजन 1 को ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये रीजन 1 की बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, ये रीजन 1 की बाउंड्रीज कौन कौन सी, तो एक बाउंड्री है उसकी एक्स एक्सेस। ठीक है, अच्छा एक्स एक्सेस में उसकी बाउंड्री कहां से कहां तक है, वो चीज भी बताओ। स्टार्टिंग कहां से, स्टार्टिंग देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है, ए रूट टू, ए बाय रूट टू। तो इसका स्टार्ट है ए बाय रूट टू से एक्स एक्सिस में, और एंड कहां पर है, ए पे। ए पे कैसे एंड है समझ में आ गया ना, क्योंकि रेडियस ए है इसलिए। ठीक है, और ये इसकी एक्स एक्सेस वाली बाउंड्री हो गई, जिससे कि हमको लिमिट पता चलती है और ये पता चलता है कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन a अपॉन रूट टू a y dx। क्लियर हुआ ये चीज, a अपॉन रूट टू a y dx। तो हमको ये लिमिट मिल गई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और कहां से मिलेगी, यस यहां से मिलेगी, जो सर्कल की इक्वेशन है वहां से। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो y की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देते y की, तो हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन a अपॉन रूट टू टू a, और y के प्लेस पे आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर यहां तक? ठीक है, और कुछ डाउट? क्लियर हुआ? अब इंटीग्रेट करो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? चलो जल्दी से बताओ। एक्स बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद कर ले विनायक, आज की क्लास में बहुत बार यूज होगा, नहीं बताया ना मैं पनिशमेंट दूंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, ठीक है विनायक, याद रहना चाहिए ना। और लिमिट कहां से स्टार्ट होगी? ए बाय रूट टू से लेके ए तक। ठीक है, अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज करते हैं। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? ए बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब जीरो हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स वन बन जाएगा ए बाय ए होने के कारण, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ए बाय रूट टू अपॉन टू हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाय टू होगा। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाय टू इंटू साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? ए बाय रूट टू अपॉन ए, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस बार ज्यादा करना पड़ेगा, तो सिर्फ एक ही पार्ट जीरो होगा, ये वाला, बाकी सारे पार्ट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाय टू, साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाय टू, माइनस ए अपॉन टू रूट टू। ठीक है, ये रूट वाला पार्ट जो है उसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ए स्क्वायर बाय टू बचेगा, तो मतलब वो टर्म भी क्या हो जाएगी? ए बाय रूट टू हो जाएगी। समझे ना ये कैसे है? मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूं, आप देखो, और जो स्टेप समझ में नहीं आता पूछ लो कि ये कैसे आया। ए स्क्वायर बाय टू, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ए स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर बाय टू, और ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर बाय फोर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर माइनस ए स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय फोर। पाई बाय फोर पे आता है ना वन अपॉन रूट टू। यस, फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कौन सी दो टर्म सिंप्लीफाई होंगे? देखो ये वाली टर्म पाई ए स्क्वायर बाय फोर दिखा, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा? माइनस पाई ए स्क्वायर बाय एट। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? प्लस पाई ए स्क्वायर बाय एट होगा। ठीक है, प्लस पाई ए स्क्वायर, क्योंकि आप पाई ए स्क्वायर बाय फोर निकाल दो कॉमन, तो वन माइनस हाफ दैट इज हाफ, सो यूल गेट प्लस पाई ए स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इन दोनों का डिफरेंस, ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर बाय एट माइनस ए स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, अब पूरे में से एक काम करो, कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल सकते हो? ए स्क्वायर बाय एट कॉमन निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बाय एट, जिससे यहां पर क्या बच जाएगा? पाई, माइनस यहां पर क्या बच जाएगा? टू। फर्दर टू वन जा टू, फोर जा एट, सो योर फाइनल आंसर विल बी ए स्क्वायर बाय फोर इंटू पाई माइनस टू। एक बार चेक करो तो क्या रहा है इसका फाइनल आंसर? ए स्क्वायर बाय टू पाई बाय टू
स्क्वायर बाय 2 हाँ मतलब उसने 2 भी कॉमन निकाल लिया है ना, यस। नहीं लेकिन हाँ 2 कॉमन निकले, करेक्ट, 2 कॉमन निकलेगा तो वही हो जाएगा। इसमें से और 2 भी कॉमन निकालिए तो ए स्क्वायर बाय 4 और 2 कॉमन निकला तो हो जाएगा, हाँ पाई बाय 2 माइनस 1 और फिर 2 1 सा 2 2 सा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 1। या यहाँ पर जो मैंने 8 कॉमन निकाला ना उसने 4 कॉमन निकाला होगा और उसके बाद फिर उसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। सो आई होप समझ में आया क्या आप लोगों को ये चीज? यस सर। कब वाई डी एक्स लेना है, कब एक्स डी एक्स डी वाई लेना है? देखो आपको सब स्टेप, मैं इसके स्टेप्स बताता हूँ जो आपको फॉलो करने चाहिए जिससे कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको कर्व आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। ठीक है, तो एक काम करो उसको नोट करो तुम, नहीं तो भूल जाओगे। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द कर्व। आइडेंटिफाई द कर्व मतलब सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, क्या है? ठीक है, ये है पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप है फिगर ड्रॉ करना, ड्रॉ फिगर। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द रीजन, किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है वो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द रीजन। फिर नेक्स्ट स्टेप है रीजन निकालने का तो उसकी बाउंड्री देखो। ठीक है, आइडेंटिफाई द बाउंड्री, स्पेशली द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि वो कौन से एक्सिस से बाउंडेड है। ठीक है, आइडेंटिफाई द बाउंड्री और ब्रैकेट में लिख लो एक्सिस। ठीक है, हमको मेन फोकस एक्सिस पे। अब जैसे हमने ये सब काम इसमें कर लिया, ये सब काम करने के बाद हमारा जो शेडेड रीजन इस केस में मिला था वो किसी भी एक्सिस से बाउंडेड नहीं था अगर इनिशियली देखा जाए तो, क्योंकि शेडेड रीजन वो ग्रीन वाला कंप्लीट रीजन था। तो इस केस में ना एक्स एक्सिस उसकी बाउंड्री थी ना ही वाई एक्सिस, लेकिन हमने उसको क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, जिसके कारण हमको एक बाउंड्री क्या मिल गई, एक्स एक्सिस मिल गई। समझ में, उसको डबल कर दिया। तो ये चीज करनी पड़ेगी आपको, बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी कोई भी एक एक्सिस को। ठीक है ये चीज। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप होता है, अगर एक्स एक्सिस बाउंड्री है तो क्या अप्लाई करेंगे, वाई डी एक्स, और वाई एक्सिस बाउंड्री है तो क्या अप्लाई करेंगे, एक्स डी वाई। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस बाउंड्री थी तो हमने क्या अप्लाई किया, वाई डी एक्स अप्लाई किया। क्लियर ये चीज? तो ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, इंटीग्रल लिखना। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा बताओ, लिमिट आइडेंटिफाई करना। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में कहां से कहां तक वेरिएशन है उसके हिसाब से आप क्या निकाल लोगे, लिमिट। और सेवेंथ स्टेप क्या हो जाएगा बताओ, y या x की वैल्यू पुट करना कर्व की इक्वेशन से। ठीक है, पुट y और x जो भी है वेरिएबल उसकी वैल्यू कर्व की इक्वेशन से पुट करना। जैसे कि अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में y की दो अलग अलग वैल्यू पुट हुई थी क्योंकि दो अलग अलग बाउंड्री थी उसकी, तो इस वजह से अलग होगा। और फिर लास्ट स्टेज में क्या करना है, इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करना है, लिमिट्स पुट करना है, दैट्स इट। तो ये टोटल 8 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आपको आराम से कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नहीं तो यूजुअली होता क्या है, जब आप लोग पढ़ लेते हो बहुत सारे चैप्टर्स और उसके जब अचानक से ए वाई के क्वेश्चन आएंगे तब आप भूल जाओगे कि सबसे पहले क्या करें। पता तो था बनाना कैसे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है वो चीज भूल जाते। तो स्टेप्स इसलिए लिख लोगे ना तो भूलोगे नहीं। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनुष्का और रोशनी समझ में आ गया? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, हाँ, the area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided in two equal parts by the lines x is equal to a. Find the value of a. तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया विनायक, आइडेंटिफाई द कर्व। तो कौन सा कर्व है, सब बताया हुआ है यार फिर भी याद नहीं।
कौन सा कर्व है? बाकी लोग बताओ चलो इसको। पैराबोला है। ठीक है, कौन सी तरफ फेस करेगा? कौन सी तरफ फेस करेगा? राइट साइड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, करेक्ट। तो चलो कर्व बनाओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। हम्म, यहां तक बन गया। हम्म, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लिखा है x इज इक्वल टू 4, ये किसकी इक्वेशन है विनायक? लाइन कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल लाइन। तो चलो ये वर्टिकल लाइन बनाओ। ये बन गई वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिख दो, x इज इक्वल टू 4। पैराबोला की भी इक्वेशन लिख दो उसके बाजू में, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन की सिचुएशन समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दिस कर्व, द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इनके बीच का एरिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इनके बीच का एरिया मतलब कौन से रीजन की बात कर रहा है ये? मान लो इस पॉइंट को मैं O नाम देता हूं, ये वाला पॉइंट A नाम देता हूं, और ये वाले पॉइंट को B नाम दे देता हूं। तो O A B के बीच में आने वाला एरिया दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बाय अनदर लाइन x इज इक्वल टू A। समझ में आई ये चीज? x इज इक्वल टू A भी वर्टिकल लाइन में होगी, लेकिन इसकी पोजीशन कहां पर होगी बताओ? करेक्ट, ऑब्वियसली इसके बीच में होगी, दोनों के बीच में, तभी तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू A वाली जो लाइन होगी वो कहां पर बनेगी? इन दोनों के बीच में, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं आएगी, ये तो करेक्ट है, नहीं आएगी, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं आएगी, क्योंकि लेफ्ट वाला जो रीजन है वो थोड़ा सा छोटा है और राइट साइड वाला थोड़ा ब्रॉड है। तो ऑब्वियस है थोड़ा सा राइट साइड शिफ्टेड होगा ये। हालांकि आपको फिगर में हो सकता है, मेरे फिगर में आपको ये एग्जैक्टली बीच में दिख रहा हो, लेकिन वो थोड़ा सा इस तरफ होगा, ऐसा मान लो। समझ गए ना? हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। अभी फिलहाल हम ऐसे ही मार्क करते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू a है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा इस पॉइंट को भी मार्क कर दे, इस पॉइंट को ले लेते C और इस पॉइंट को ले लेते D। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस एरिया, एग्जैक्टली दिस एरिया, हाँ, इज इक्वल्स टू दिस एरिया। क्लियर हुआ ये चीज? और we can say that this area is equal to this area। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब इस रीजन को मैं स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला रीजन, ध्यान देना, ये रीजन O C, और इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं सपोज E। इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूं E। ठीक है, तो यहां पर बीच में आ रहा है दोनों के, OCE। ठीक है, ये पॉइंट हो गया E, और इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं F, OCE OCF। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ OCD is equals to area of ACDB। OCD और ACDB दिख रहा है ये चीज? OCD देखो पहले फिगर में, OCD दिखा ना, और ACDB, इन दोनों का एरिया इक्वल था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ OCE is equal to area of
ACEF। क्लियर हुआ ये चीज? अब उसके बाद हमने ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लिए, फिगर ड्रॉ कर लिया, रीजन फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था? आइडेंटिफाई द बाउंड्री। बाउंड्री आइडेंटिफाई करो। तो लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है उसकी बाउंड्री क्या है? एक्स एक्सिस है, ऑब्वियस है, एक्स 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 एक्स। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन वाई डीएक्स करेंगे। समझ में आया? राइट साइड की भी बाउंड्री क्या है? एक्स एक्सिस है, तो उसका एरिया निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? वाई डीएक्स करेंगे। समझ में आएगा? हाँ, हम्म, बिल्कुल सही बोला, लेकिन हमको क्वेश्चन में एरिया निकालने नहीं बोला है। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में? ए निकालना है। देखो, वैल्यू ऑफ ए निकालना है, हमारा टारगेट है ए आइडेंटिफाई करना। समझ में आ गया ये चीज? ओके। अब इसके बाद ये चीज क्लियर ना? हमने क्या किया? वो एरिया निकालने के लिए दोनों पार्ट के एरिया को इक्वल लेने की कोशिश की, जैसा यहाँ इक्वेशन हमने फ्रेम किया। अब आते हैं लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है, उसमें एक्स एक्सिस की लिमिट कहां से कहां तक होगी? ये वाला पार्ट बोल रहा हूं, OCE। करेक्ट। इसकी लिमिट क्या होगी? 0 टू ए। सबको समझ में आ गया ना क्यों 0 टू ए होगी? राइट साइड में लिमिट क्या होगी बताओ? ए से 4। क्लियर ये चीज? तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए 0 से लेके ए, और ये ए से लेके 4। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद y की वैल्यू पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है, तो y की वैल्यू कहां से पुट करेंगे? उसकी अपर बाउंड्री देखो। अपर बाउंड्री क्या है? अपर बाउंड्री है पैराबोला कर्व, और पैराबोला से y की वैल्यू निकालोगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी पैराबोला से? √x। उसको पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू a √x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू 4। दूसरे वाले रीजन में भी वही पैराबोला है कर्व की बाउंड्री, तो यहां पर भी क्या आएगा? √x dx। अब √x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x √x होता है कि नहीं? अपॉन 3/2। एक्स की पावर 3/2 होता है एक्चुअली, तो उसको x √x लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 3/2। दैट इज इक्वल टू, यहां पर भी वही इंटीग्रेशन x √x अपॉन 3/2। ठीक है, लिमिट यहाँ क्या आ जाएगी? 0 से a। यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी? a से 4। ये 3/2 कट गया। यहाँ लेफ्ट साइड में अपर लिमिट लगाएंगे तो a√a माइनस 0। राइट साइड में अपर लिमिट लगाएंगे तो 4√4 माइनस a√a। यही आएगा। ये माइनस a√a इधर जाएगा तो 2 टाइम्स a√a हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 4 2 जा 8। फर्दर आपको क्या मिल जाएगा? a√a इज इक्वल टू 4। यहां तक हो गया। अब देखो यहाँ पर a√a को लिख सकते a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते? 2 स्क्वायर। नहीं, इसको भी 3/2 लिखना पड़ेगा ना। a की पावर ये वाला ये हो गया। ठीक है, और कोई डाउट? तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे ना तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? a³ इज इक्वल्स टू 16। टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा? की पावर 1/3, 16 टू द पावर 1/3। यही होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? a। राइट साइड में 16 क्या था? 2 की पावर 4 होल टू द पावर 1/3। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4/3। हाँ, एक बार देखो आंसर क्या है इसका। हाँ, वो भी सेम है, वही मतलब हुआ ना, 4 टू दी पावर 2/3। उसने क्या किया? स्क्वायरिंग ये यहीं पर क्यूब रूट ले लिया। ठीक है, चलेगा। एक मिनट ना, जो बुक के सॉल्यूशन से अगर मैं मैच करूं ना, तो उसने कहां तक किया एक बार बता देता हूँ। ये जो स्टेप है ना मेरा 16 वाला, a² इज इक्वल्स टू 16, उसको 16 नहीं करके उसने 4 स्क्वायर लिखा। ठीक है, और उसके टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड,
So a is equals to 4 square to the power 1 by 3 and you'll get a is equal to 4 to the power 2 by 3. ये आया था बुक का आंसर. ठीक है, इसके पहले मैंने जो आंसर लाया वो भी करेक्ट था, वो था करेक्ट. हाँ. न्यूमेरिकल वैल्यू तक आनी चाहिए, एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए. क्या दोनों तरफ लिमिट अलग अलग लिए, एक तरफ 0 से a लिया, ठीक है. क्यों? अच्छा, 0 से a वाली लिमिट को डबल किया और फिर उसके बाद 0 से 4 लिया. हाँ ठीक है, ठीक है, करेक्ट है. मतलब ओवरऑल मतलब वही है, आएगा. हाँ, मैंने हाफ करने के लिए दोनों को इक्वल लिया, तुमने क्या किया, एक का डबल इक्वल टू ओवरऑल रीजन. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, हो गया सबका सॉल्व. तो फिर मैं इरेज कर दूं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. अनुष्का बना रहे हो? यस सर. और रोशनी? Yes, sir. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द कर्व. बताओ कर्व कौन सा है. विनायक को बताने दो. हाँ विनायक बता, कौन सी तरफ फेस करेगा ये पैराबोला? गलत जवाब. ये फेस करेगा अप साइड में. ठीक है, तो चलो पैराबोला बन गया. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं. ठीक है, पैराबोला अप साइड फेस करते हुए बना देते हैं. पैराबोला की इक्वेशन लिख देते हैं. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मॉड वी जो आपको दिख रहा है, इसका ग्राफ कैसे, मॉड एक्स जो आपको दिख रहा है उसका ग्राफ कैसे बनेगा? गलत. क्या बोला? नहीं, अमरते नहीं. हाँ नहीं पता, ये पिछले मतलब पहले बताया हूं मैं इसको. मॉडुलस फंक्शन अभी 2-4 दिन पहले मैं एक्सप्लेन किया था, बताया था. हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा बिल्कुल, लेकिन ग्राफ कैसा दिखेगा? नहीं. यस, वी. याद आया, बताया था मैंने, वी शेप ग्राफ बनता है इसका, और उसका वी का वर्टेक्स कहां पर होगा? ओरिजिन पे. ये चीज बताया हुआ है मैंने. ये ऐसा और ये ऐसा. ठीक है, ये ग्राफ बनेगा एक्जेक्टली. वी शेप ग्राफ बनेगा. अब आपको इनके बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो यहां पर ध्यान दो. हाँ, दोनों तरफ का रीजन हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो पहले ये लाइन बना लो एक काम करो, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर. वी कैसे बनेगा ये सबको पता चला कि नहीं? नहीं पता, मैं एक बार जल्दी से ब्रीफ करता हूं, ध्यान से सुन लो. y इज इक्वल टू मॉड एक्स. जब मॉड एक्स हटाते हैं तो एक बार x बनता है, एक बार माइनस एक्स. x कब बनता है? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. माइनस एक्स कब बनता है? जब x लेस देन 0. तो दो कंडीशन हो गई, एक तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन हो गई, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन हो गई. y इज इक्वल टू एक्स एक राइजिंग लाइन होती है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स एक फॉलिंग लाइन होती है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव होता है. ठीक है, और राइजिंग लाइन कब बनेगी? 0 से ग्रेटर पे, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे. और फॉलिंग लाइन कब बनेगी? जब x 0 से छोटा है, मतलब यहां पर बनेगी. जब दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? v बन जाएगा. समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, कैसे बनता है याद रखना आपको. ओके, अब इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस लाइन. तो वो रीजन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो. तो वो रीजन आपको दिख जाएगा, वो रीजन ये वाला है. दिखा?
ये वाला रीजन, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो अब ये रीजन की बाउंड्री देखो, इसकी बाउंड्री ना तो एक्स एक्सिस है और ना ही वाई एक्सिस है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ये जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर बना देंगे। समझ में आया ये चीज, यहां से परपेंडिकुलर बना देंगे। और अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम देखो ये वाले जो कर्व की इक्वेशन है ना, ये वाले कर्व की इक्वेशन, इसको y1 कंसीडर कर लेंगे और हम y1 और x एक्सिस के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, मतलब ये वाले रीजन का एरिया निकालेंगे, रेड वाले का। समझ में आया ये चीज, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं आया समझ में, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं उसको, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है, येलो वाला कर्व दिख रहा है वो, और एक्स एक्सिस, अभी रुक जा पहले मेरा जो आइडिया समझा दो फिर उसके बाद सुनूंगा तेरा। हाँ बोल। वही करूंगा मैं इसमें भी, सुन तो ले पहले, सुन ले एक मिनट, ठीक है इसमें भी वही करने वाला हूं। देखो एक मिनट ध्यान दो, ये वाला ट्रायंगल बोल रहा है, जो तू ट्रायंगल वाला कंसेप्ट बता रहा है वो बता। ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये ट्रायंगल जो अभी मैंने रेड ग्रीन कलर से बनाया, ये ट्रायंगल में से वो जो रेड वाला रीजन है ना उसको माइनस कर देंगे। समझ में आया ये चीज, तो हमको ब्लू वाले रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब वो ट्रायंगल जो है, वो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, नहीं हमको इंटीग्रेशन से निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालेंगे। यस, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है इसलिए, ठीक है। एग्जाम में भी ये एमसीक्यू नहीं रहेगा, ये सॉल्यूशन रहेगा। चलो पहले ये कर्व बनाओ तो पूरा खत्म हो गया यहां तक। नहीं नहीं, एक मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से फिगर कंप्लीट करो, हो गया तो बताओ मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। कंसंट्रेशन लूज करोगे तो फिर गया क्वेश्चन, नहीं समझ में आएगा। हो गया। अब मेरे साथ में लिखते हुए चलना जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। इस वाले पार्ट को y2 मार्क करो, y2 मार्क किया। ये लाइन से जो y मिलेगा उसको हम क्या ले रहे हैं, y2। जो कर्व से y मिलेगा उसको क्या ले रहे हैं, y1। अच्छा लाइन की इक्वेशन क्या है बताओ, मॉड x, लेकिन राइट साइड वाले के लिए क्या है, y इज इक्वल टू है x। समझ में आया ये चीज, राइट साइड वाले के लिए। लेफ्ट साइड वाले के लिए क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और आपको जो एरिया निकालना है वो दोनों तरफ का एरिया निकालना है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही तरफ आपको बताया, क्योंकि एक साइड का निकाल के क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। क्लियर ये चीज। तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y2 dx माइनस इंटीग्रेशन y1 dx। अब जो लिखा मैंने उसको समझो। y2 देखो, y2 किसको आपने आइडेंटिफाई किया था, देखा वो लाइन। dx का मतलब क्या, x एक्सिस। तो y2 dx इंटीग्रेशन जो है आपको क्या देगा, वो ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। और y1 dx क्या है, देखो y1 क्या है, ये कर्व, और dx मतलब हाँ x एक्सिस, तो उसका एरिया। तो आप y2 dx माइनस y1 dx करोगे तो आपको ब्लू वाला रीजन जो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती मैंने कर दी, क्या गलती की, बाहर में इंटू 2 आएगा,
क्यों इंटू 2 आएगा, समझ गए? लेफ्ट साइड वाले रीजन को भी हम कंसीडर करेंगे इसलिए, तो ये आएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इसको एक ही साथ लिख देता हूं, y2 माइनस y1 dx। वेट, अभी लिमिट पुट करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं, पहले ये वाला पॉइंट समझ लो। y2 माइनस y1 पुट कर देंगे, ठीक है, ये चीज एक साथ कंबाइन। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये तभी हो सकता है जब y2 और y1 की लिमिट सेम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो। यहां पर दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन इस पॉइंट तक हो रहा है। मान लो इस पॉइंट को ए लेता हूं तो पॉइंट ए तक हो रहा है, इस पॉइंट को अगर मैं बी लेता हूं, इस पॉइंट को क्या लेता हूं, ओ लेता हूं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की लिमिट निकालनी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट के लिए आपको ओ और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली क्या है, 0, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होने वाली है, 0, तो ये लोअर लिमिट हो गई 0। अब आते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट जो है मतलब बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, अभी कुछ मत बोलना जो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ सुनो उसको। अपर लिमिट मतलब बी का कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट, क्लियर? और ए का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट है। किन दोनों के बीच का, कर्व का और लाइन का। तो आपको उसको निकालने के लिए कर्व और लाइन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? तो लाइन में से y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये x और x कटा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a का 1, तो b का भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, तो अपर लिमिट क्या आएगी, 1। समझ में आया ये चीज? अभी एक मिनट और ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनो। आखिरी स्टेप ये है y1 और y2 की वैल्यू रखना। तो y2 की वैल्यू पहले रखनी है। y2 की वैल्यू, हमने y2 किसको लिया है, लाइन को। तो लाइन से y2 की वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या है, देखो और बताओ, x। ये देखो यहां पर लाइन से y की वैल्यू क्या है, x, तो क्या आ जाएगा x। y1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, dx। समझ गए? दैट्स इट। अब सॉल्व करो और आंसर बताओ, और जो डाउट है वो पूछो। रोशनी, अनुष्का, समझ में आया क्या? Yes, sir. इसको क्यों कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करोगे, तो डायरेक्ट होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। यही होता है जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो ज्यादा टॉपिक पढ़ लेते हैं मतलब। जैसे परसों की क्लास में मैंने भी कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर दिया था एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। cos x को t पुट करना था। मेरे तो कुछ और आ रहा है, माइनस तो नहीं आना चाहिए। 1/6 आ रहा है मेरा आंसर, तुम लोगों को। अच्छा, ये मैंने ये गलत कर दिया क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2, अच्छा मैंने 2 बार इंटीग्रेट कर दिया क्या? हम्म एक बार इंटीग्रेट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/3, ये आ जाएगा ना, 2 टाइम्स 3 माइनस 2/6, तो 1/3 आएगा। ठीक है, यस करेक्ट है। गुलप्रीत कहाँ गलती कर रहे हो? 1/2 माइनस 1/3 आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर सब्सट्रैक्शन में गलती है, देखो 3 माइनस 2 होगा। ठीक है, सबका बन गया क्या ये? ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं
यूजुअली 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। 40 का होगा। हाँ, सैंपल पेपर आ चुका है ना, अभी वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हमको करने हैं, और वो सबसे बेकार तो वही रहते हैं। केस स्टडी एलपीपी हो सकता है या फिर ये हो सकता है, एलपीपी नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी या फिर एओआई हो सकता है। देखो इंटीग्रेशन से तो नहीं आएगा एलपीपी वाला केस स्टडी, ठीक है। और कौन सा बच गया, प्रोबेबिलिटी ये हो गया, और डी हो गया वेक्टर, हाँ 3D से हो सकता है और इससे हो सकता है, एओआई से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और प्रोबेबिलिटी, ये 3 में से चांस है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन। तो चलो बताओ विनायक, ये जो कर्व है ये किसका कर्व है, ये किसकी इक्वेशन है? कम से कम एक चीज तो सीख के जा आज, बता जल्दी किसकी इक्वेशन है? हाँ पैराबोला है। पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? नहीं, अपवर्ड होगा। वो कल मैं समझाया था, कल की रिकॉर्डिंग ओपन करना, नहीं तो अमर से पूछ लेना, ठीक है? बाद में क्लास के बाद बताएगा, अभी नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, ये चीज ये हो गया पैराबोला। फिर उसके बाद ये सेकंड जो है वो लाइन है, इस लाइन का ग्राफ प्लॉट करो। लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 4। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। Oh, sorry. Y is equal to 0, x is equal to -2. Yes. Y is equal to 0, x is equal to -2. ठीक है, x is equal to 0 रखोगे तो y is equal to क्या आएगा? 1/2 आएगा क्या? हाँ, x is equal to 0, y is equal to 1/2। तो इससे आपको कोऑर्डिनेट एक्स पॉइंट मिल गए। एक तो 0, -2, मतलब वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा? इस जगह पे 0, -2, ठीक है। दूसरा है नहीं, -2, 0, -2, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। 0, 1/2 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दो। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जब आप लाइन बनाओगे तो वो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ठीक है। ये लाइन ऐसी बनेगी। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है x इज इक्वल्स टू 4y -2। अब आपको इन दोनों के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। इन दोनों के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। हाँ, एक मिनट ना, यार ये हो नहीं रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे ही करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान देना, जूम कर रहा हूँ ना एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। इन दोनों के बीच में बाउंडेड रीजन कौन सा है वो दिख गया ना। मैं एक काम करता हूँ, उसके कॉर्नर पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। जैसे कि ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट होगा ए, ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट होगा बी, और ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट होगा सी। क्लियर हुआ ये चीज? और वो जो रीजन होगा एक्चुअली वो ये वाला रीजन होगा, ए सी, ए बी और बी सी। ये जो रेड बाउंड्री मार्क किया है इसके बीच का रीजन होगा। क्लियर ये चीज? अब इस रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ये किसी भी एक्सेस से बाउंडेड नहीं है क्या? किसी एक्सेस से नहीं है। तो फिर तो इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में। तो ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
और इस पॉइंट को मार्क कर देंगे डी। वैसे ही सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको भी मार्क कर देंगे ई। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। अब उसके बाद फिर से ध्यान से समझो, आपको जो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए उसके लिए आप क्या करोगे, ADEC, मैं शेड नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आप फिगर में देखो, ADEC दिखा, ADEC ये क्या है? ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ADEC, ठीक है। इसका एरिया निकाल, हाँ, इसका एरिया निकालेंगे और उसमें से हम ट्राइंगल नहीं, एक्चुअली ट्राइंगल टाइप के हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया ये चीज? हाँ। तो अब इसके बाद आगे एकदम कंसंट्रेशन लूज नहीं करना, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, अभी कुछ हमने को बहुत बड़ा फाइंड आउट नहीं किया, अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब उसमें एसी वाला जो लाइन है, एसी वाले लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड रीजन हमको निकालना है, एसी वाला लाइन और एक्स एक्सिस। तो एसी वाला लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में रीजन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन y dx करना पड़ेगा। समझ में आया? और उसके लिए जो y की वैल्यू होगी वो हमको कहां से मिलेगी, लाइन की इक्वेशन से। तो इसको हम y की जगह y1 ले लेते हैं। समझ में आई ये चीज? तो y1 dx आपको क्या देगा, y1 dx आपको देगा ADEC का एरिया, लिमिट जब पुट कर देंगे उसके बाद। क्लियर ये चीज? और उसमें से सब्सट्रैक्ट कौन से रीजन को करना है, तो जिस रीजन को सब्सट्रैक्ट करना है वो रीजन किससे बाउंडेड है, ये पैराबोला से बाउंडेड है। तो उससे जो y मिलेगा उसको हम क्या लेंगे, y2 लेंगे। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन y2 dx, ये करना पड़ेगा। समझ में आया क्या ये चीज? हाँ करेंगे उसको, एक मिनट अभी रुक जाओ। ये समझ में आया ना पूरा? लिमिट जब हम लिखेंगे ना तब उसको दो अलग पार्ट में अलग अलग ब्रेक करेंगे। तो y1 dx मतलब वो ट्रेपेजियम का एरिया ADEC। हाँ, तो वो y2 एक्चुअली पूरे को मिला के y2 है, क्योंकि पूरा कर्व एक ही साथ डिफाइन है, इसलिए वो दो बार अलग नहीं, उसको लिमिट के समय हम ब्रेक करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ये चीज। तो y1 देखो, y1 dx मतलब कौन सा है, ADEC। समझ में आया, ADEC। तो ADEC का एरिया जब आप निकाल रहे हो तो लिमिट कहां से कहां तक जा रही, D से E तक। D का x कोऑर्डिनेट क्या है पता है? नहीं पता। E का क्या है? नहीं पता। D और E का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो A और C का x कोऑर्डिनेट होगा, और A और C जो है वो दोनों के कॉमन पॉइंट है। कौन दोनों के? पैराबोला और लाइन के। समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं? तो पैराबोला और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो देखो 4y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहां पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। जिससे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, x माइनस 2। सेकेंड पेयर में से 1 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। सो विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x, फर्स्ट वन इज 2 एंड सेकेंड वन इज माइनस 1, करेक्ट। सो वो दो वैल्यूज क्यों मिली पता है x की? क्योंकि वो कर्व और लाइन दो जगह पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो एक जो वैल्यू है x की वो a का x कोऑर्डिनेट है और दूसरी c का x कोऑर्डिनेट है। तो a का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, करेक्ट, -1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। और c का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2। समझ में है? तो जो y1 dx जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके -1 से लेके +2 तक जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज? अब इसके बाद y2 दो पार्ट में डिवाइडेड है।
एक तो डी से बी और दूसरा बी से ई। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो जब आपको y2 dx निकालना है तो बेटर ये होगा, आप उसको दो, ये वाला पार्ट मैं यहां खसका देता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये वाले पार्ट के लिए जो रीजन होगा इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होगा, वो अभी मैं -1 से 2 लिख देता हूँ, बाद में उसको दो पार्ट में अलग कर दो। नहीं भी करोगे, ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। y2 की वैल्यू चेंज हो रही है क्या इंटरवल के बीच में? नहीं हो रही ना चेंज। कर्व की इक्वेशन तो वही है ना। नहीं है समझ में? अमर्त्य, नहीं है समझ में? देख ले, मान ले ये तेरा एक्स एक्सिस है, ये तेरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान ले यहां पर आ रहा है ओरिजिन। तो ये वाले रीजन का अगर तुझे एरिया निकालना है तो क्यों दो पार्ट में ब्रेक करना है हम उसको? तो इसको भी क्यों करेंगे? समझ में आया ये चीज? जैसे अगर कर्व डेफिनेशन चेंज होती है ना कर्व की, तो उसको दो पार्ट में ब्रेक करने की जरूरत है। तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, अगर कर दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा आपके सॉल्यूशन की। इवन हमको और रिड्यूस करना है तो हमको इन दोनों को भी कंबाइन कर देना चाहिए। इन दोनों को कंबाइन करके इंटीग्रेशन -1 से 2, और इसको क्या लिखना चाहिए? y1 माइनस y2 dx, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब y1 की वैल्यू आप लोग बताओ क्या होगी? y1 की वैल्यू नहीं, थोड़ा सा गलत, x प्लस 2/4। y1 क्या है? y1 लाइन की इक्वेशन से मिलेगा। लाइन की इक्वेशन क्या है? ये है लाइन की इक्वेशन, इसमें से y निकालो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 2/4 माइनस y2। y2 कहां से मिलेगा? पैराबोला की इक्वेशन से। पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहां पर क्या आ गया? dx। समझ में आया? अब उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करो और आंसर निकालो। इसको सॉल्व करना, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो रिमार्क लिखने लायक है, ठीक है। रोशनी और अनुष्का बना रहे हो तुम लोग भी? Yes, sir. अनुष्का आवाज नहीं आ रही, सॉल्व कर रही है अनुष्का? Yes, sir. 2 का 2x होगा। पहले तो 1/4 कॉमन निकाल लेना ना पूरे में से, सिंप्लीफिकेशन के लिए। इंटीग्रेशन करोगे तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसको मैंने पूरे स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखे, आप लोग लिख लेना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ASR इज इक्वल टू लाइक दिस, प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +2। So 2 2s are 4, 4/2 मतलब 2, plus 2 2s are 4, minus 2 2s are 4 2s are 8, minus 8/3। ये हो जाएगा -1/2 माइनस ऑफ माइनस मतलब +2, माइनस 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 मतलब माइनस हो जाएगा 1/3। तो 1/4, 2 2s are 4 2s are 8, 4 plus 4 8, 8 -3 -1/2। सो ये हो जाएगा 5 -1/2। 5 -1/2 इज 9/2। 9/2, सो आंसर आ रहा होगा 9/8 आ रहा है क्या? एक बार चेक करो तो। 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो अगर ये नहीं आ रहा है इसके बाद, मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग प्लस माइनस लिमिट पुट करने में गलती कर रहे हो। इंटीग्रेशन में तो ऑब्वियसली नहीं करोगे, तो लिमिट पे ही गलती है। चेक करो।
9/8 स्क्वायर यूनिट। बुक का आंसर भी यही आ रहा है ना, 9/8। ठीक है, कैलकुलेशन एरर होगा, उसको आराम से सॉर्ट आउट करते रहना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ये कॉमन कैलकुलेशन एरर है जो लगभग सारे बच्चे करते हैं ऐसे स्टेप को समझने के बाद भी, तो इसमें केयरफुल रहना। आप स्टेप स्किप कर रहे हो ना, इसीलिए वो गलती हो रही है, ठीक है, ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन करने के चक्कर में, तो इसलिए आराम से करना। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट लिखवाने वाला हूं वो ध्यान देना, जो गलत हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। और वो ये देखो क्या है, जो अभी बोल रहा था ना अमर्त्य कि वो लिमिट हमने ब्रेक नहीं की, तो लिमिट इस केस में हमने ब्रेक नहीं की। लेकिन अगर मान लो आपके कर्व की इक्वेशन ऐसी होती है, इस तरह की, समझ रहे हो, इस तरह की कर्व की इक्वेशन होती, और उस केस में अगर आपको बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना होता, तो उस केस में ये जो आपका बाउंडेड रीजन है वो एक्चुअली ये वाला पार्ट आता, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, ये वाला ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। और कौन है, अभी वो लाइन के बारे में नहीं सोच रहा हूं मैं, अभी मैं सिर्फ किसके बारे में सोच रहा हूं, मान लो ये जो कर्व बना है और एक्स एक्सिस है, उसमें बाउंडेड रीजन का एरिया चाहिए, मतलब आपको ये दो रीजन का एरिया चाहिए एक्चुअली, मान लो ये दो रीजन का एरिया चाहिए, तो आप कैसे निकालते इसको y2 को ही इंटीग्रेट करते बस, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन y2 dx ये करते, लिमिट क्या लेते, मान लो ये वाला पॉइंट -1 है, ये वाला पॉइंट क्या है 2, -1 से 2, तो आपका आंसर गलत आ जाता। क्यों गलत आता पता है? हाँ, नहीं गलत आता, क्यों गलत आता पता है, बताएगा क्यों गलत आता? क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना, उसके एरिया की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और इसके एरिया की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। एरिया नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन से एरिया निकालते हैं ना, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लेते हैं, तो ये जो ब्रेड्थ है, मतलब इसकी ये वाली जो हाइट है, इसको -y कंसीडर करता है, क्योंकि y एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है उस केस में। हालांकि वो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस फॉर्मूले में रिजल्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि वहां पर हम y कोऑर्डिनेट जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव लेते, उस वजह से। क्लियर है ये? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, करेक्ट। लेकिन जब आप मान लो इसका एरिया आ रहा है +4, एक मिनट सुन लो मेरी बात, इसका एरिया आ रहा है +4 और इसका एरिया आ रहा है सपोज -2, समझ रहे हो, +4 -2, तो जब आप एक साथ इसको इंटीग्रेट करते हो ना, तो आपको आंसर में 2 दे देगा, तो इस वजह से आपको ऐसे केसेस में लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, आपको पहले वाले रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली आप उसको पॉजिटिव बनाओगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले रीजन का एरिया आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ बन रहा है, और फिर दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर 6 आएगा। समझ में है? ऐसा एक आध क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है, जब हम करेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर ये कंसेप्ट? हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं ना हम, तो एक्स एक्सिस जो है वो लेंथ है, वो हमेशा वो पॉजिटिव है काउंट होगी, लेकिन जो वाई एक्सिस है ना, जो उसकी हाइट है, वो पॉजिटिव नेगेटिव होगी, ये चीज है। अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स ले रहा है, विद रेस्पेक्ट टू वाई लेते हैं ना, तब एक्स का नेगेटिविटी हम वो देखते हैं वो चीज, ठीक है। क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो हमने यहाँ पर माइनस वाली लिमिट ले ली ना, -1 से +1, वो -1 से +1 मतलब उसकी लेंथ बता रही है ना, जैसे कि मैंने ये ले लिया -1 से +2 इंटीग्रेशन की लिमिट, तो वो उसकी लेंथ हो गई 3 यूनिट, इस वजह से उसमें वो नेगेटिव, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया?
बताएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन। तो कर्व कौन सा है? बताना, तेरे को ही बताना है। पैराबोला किस तरफ फेस करेगा? ओके यस पैराबोला है। बाकी लोग बताओ किस तरफ फेस करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस करेगा। चलो जल्दी से बना दो पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दूसरी जो है वो x इज इक्वल टू 3 क्या है? ऑब्वियसली एक लाइन है। लाइन कौन सी? वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन बना दो, वर्टिकल लाइन। हाँ बन जाएगा ये, आप लोगों को बस मैं ग्राफ बना दूं एक बार, फिर उसके बाद फिगर बना दूं, फिर उसके बाद आप बनाते रहना, होमवर्क दे दूंगा इसको। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, तो आप क्या करोगे बताओ? सबसे पहले इसको मार्क कर दोगे O, इस पॉइंट को मार्क कर दोगे A, इस पॉइंट को मार्क कर दोगे B। फिर आपको ओवरऑल एरिया चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे? ये वाले रीजन का एरिया निकालोगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। समझ में आया ये चीज? तो ओवरऑल जो एरिया आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां होगी बताओ? 0 से 3 y dx, और y की वैल्यू क्या पुट होगी? 2 रूट एक्स dx। तो इसके बाद सॉल्व कर लेना, ठीक है? ये हिंट नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 दोनों एमसीक्यूज हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? विनायक बता 12th। हाँ सर्कल है लिखा हुआ है उसमें। ओके एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइंस दिस। तो सर्कल और ये दोनों लाइन से बाउंडेड रीजन का एरिया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है वो फाइंड आउट करना है। बताओ क्या होगा आंसर? देखते साथ आंसर बताओ बिना सॉल्व किए। है नहीं कोई लंबा नहीं। अरे फिगर तो आप मन में ही फिगर बना सकते हो ना। ऐसा बनेगा सर्कल, रेडियस कितना होगा सर्कल का? 2। लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू 0, कौन सी लाइन हो गई ये? y x इज इक्वल टू 2, कौन सी लाइन हो गई ये? इन दोनों में बाउंडेड और फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कौन सा रीजन? ये वाला। ये क्या क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर की वैल्यू रेडियस क्या है? 2 स्क्वायर, दोनों कटा तो आंसर क्या आएगा? पाई। मैं वही तो बोला ना आप लोग। ठीक है समझ गए ना? तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और फिगर बनाओ सबसे पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहला स्टेप कर्व आइडेंटिफाई करने का, दूसरा स्टेप क्या बताया? फिगर। फिगर बनाओ, रीजन आइडेंटिफाई करो, फिर इंटीग्रेशन पे पहुंचो। ये वाला क्वेश्चन भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो सब फिगर बनाओ, तो इसको जल्दी से फिगर बनाओ। बना रहा है फिगर, किस तरह फेस कर रहा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब ये जो कर्व बनेगा इसका फिगर किस तरफ होगा? राइट साइडेड होगा। ठीक है ये बन गया। थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है? ये इस तरफ होगा, थोड़ा सा ट्रिकी ये क्वेश्चन। ये ऐसा बनेगा, ठीक है? इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा और दूसरी जो लाइन दी हुई है उसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3।
तो y इज इक्वल टू लाइन 3 कैसी बनेगी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट। कई बच्चे आंसर कर देते स्ट्रेट बनेगी। सारी लाइन स्ट्रेट ही बनती है, मतलब 12th के बच्चे ज्यादातर लोगों से मैं यही आंसर, स्ट्रेट लाइन बनती। ओके, y इज इक्वल टू 3। अब कौन से रीजन का एरिया आइडेंटिफाई करना है? ये वाले रीजन का। देखो ये O हो गया, ये A हो गया, और ये क्या हो गया? B हो गया। समझ में? तो आपको इस रीजन का एरिया आइडेंटिफाई करना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस रीजन का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए हमको बाउंड्री पता चल गई कि एक बाउंड्री कौन सी है? y एक्सिस। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा बताओ? x dy। गुड। लिमिट क्या होगी? 0 से 3। x की वैल्यू क्या होगी बताओ? y²/4 dy। तो 1/4 y³ 0 to 3। अपर लिमिट पुट करोगे तो 3 3 9 3 27, 27/3 मतलब 9। तो आंसर आएगा 9/4। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, हो गया सबका ये भी। नेक्स्ट खत्म कर देंगे आज इसको। तो 12 बजे जाना है ना। एक्स 8.2 नहीं है ना? हाँ, ये देखो, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था ना, वो ये एग्जांपल मिल गया। देखो यहाँ पर AED वाला जो रीजन है ना, उसका एरिया पॉजिटिव आ जाएगा, और ACB का एरिया जो है वो नेगेटिव आएगा। तो दोनों के एरिया अलग अलग निकालने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है? मॉड लेके दोनों को सम करना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको टिक कर लो, क्योंकि ना एक सिंगल कर्व वाला एग्जाम्पल है, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं, और ट्रिकी भी है क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं। हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल वो लाइन है, लेकिन हम इन जनरल कर्व बोल देते हैं उसको। लाइन इज ए स्पेशल केस ऑफ कर्व एंड डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। ये सेकंड का नहीं है, सेकंड मिसलेनियस का। हाँ, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम्पल 11 तो इजीली बना लोगे आप लोग। एग्जाम्पल पूरे सॉल्व करना। एग्जाम्पल 13 जो है ना, इसमें भी सेम चीज होगी ना। इसमें भी सेम चीज क्या होगी कि ऊपर वाले दो रीजन का एरिया पॉजिटिव आएगा और नीचे वाले रीजन का एरिया क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल अगर आप एरिया निकालोगे तो वो आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर? इसलिए आपको ना सेपरेट करके करना पड़ेगा। उसने सेपरेट मॉड लगा के किया है, आपको उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? उसके बाद देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद होगा, क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आता था। यस, तो एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर करना है विथ पैराबोलास एंड ऑल। ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन ओमिटेड होगा आप लोगों के उसमें से, इतने कॉम्प्लेक्स वाले ओमिटेड होंगे। वो मुझे जहां तक याद आ रहा है, जो मल्टीपल कर्व्स के बीच वाला जो एरिया है ना, वो पोर्शन ओमिटेड है। मतलब जैसे सर्कल और पैराबोला के बीच में आने वाले रीजन का एरिया वो नहीं आएगा, लाइन और कर्व के बीच का आ जाएगा। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चंस करो, फिर आज आगे कराऊं तो बताओ। इंटरेस्टेड हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने ये तो बता दिए ना कि जो कुछ हिंट दिए वो करना। इसमें से ना एग्जाम्पल बिल्कुल कर लेना। एग्जाम्पल 11 कर लेना, एग्जाम्पल 12 कर लेना, ये 2 एग्जाम्पल कर लेना मिसलेनियस के। एग्जाम्पल 13 कर लेना। ठीक है, और इसमें से कुछ इजी क्वेश्चंस दे दूं आज शाम को, या तो हम बैठ के फिर कंप्लीट कर ही देंगे। आज शाम को ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फ्रेश क्लास से हम डी चालू कर देंगे। ठीक है? नहीं, कल नहीं रहेगा, फिर ये खत्म हो गया, फिर डी फिर रेगुलर टाइमिंग पे चलेगा। आज शाम को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है कल से। ठीक है, बाकी सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं इसमें से, तब तक शाम तक के लिए ना तुम लोग होमवर्क तो कुछ नोट कर लो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आराम से आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पैराबोला का फेस अपसाइड होगा। ठीक है, और हाँ, नहीं नहीं,
ऐसा है, ये वाले रीजन का एरिया बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये वाले रीजन का एरिया बनेगा 2 से 4 तक। नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट वाले का है, दूसरे वाले का अलग बनाना पड़ेगा कर्व। हाँ, x टू दी पावर 4 वो भी कर्व ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा और स्टीपर होगा, इस टाइप का यू शेप ज्यादा होगा, ठीक है, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो वो बन सकता है 1 2, सॉरी ये 1 2 होगा, लिमिट 1 से 2। नहीं, वो अलग बनेगा, वो ऐसा बनेगा। देखो, आप किसी भी कर्व की ग्राफ खुद बना सकते हो अगर आपको नहीं भी पता है। जैसे मान लो आपने पैराबोला की इक्वेशन भूल गए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ कैसा बनेगा आपको याद नहीं आ रहा, u बनेगा, c बनेगा, कैसा बनेगा, तो आप सिंपली ये करो ना, x इज इक्वल टू 1 पुट करो, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पुट करो, y इज इक्वल टू 2, अब x इज इक्वल टू -1 पुट करो, y इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -2 पुट करो, y इज इक्वल टू +4। तो जब आप ये 4 पॉइंट को लोकेट करोगे, 1 पे 1, 2 पे 4, -1 पे 1 एंड -2 पे 4, जब ये इसको ऐसा ड्रॉ करोगे तो आप समझ जाओगे, हाँ ये ऐसा बनेगा। समझ में? जब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये इस तरफ तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब x नेगेटिव होगा तब y भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है। तो जब भी ऐसे केस में ऑड पावर आती है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बनता है। मैंने इवन और ऑड फंक्शन बताए थे ना आप लोगों को, तो जब इवन पावर होगी तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ऑड पावर होगी तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, ठीक है। इतने ही एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो, और मेरा तो एक और सजेशन ये भी है, जो क्वेश्चंस आज मैंने बताया ना, एक बार उसको खुद से बना के देखो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, आज शाम की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर